अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ुबारी रहमान। मेरे साथ मौजूद है आज लाहौर के सीनियर वकील हैं, फेमस यूट्यूबर भी हैं, एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर, क्योंकि आप खुद लाहौर में मौजूद हैं और वहाँ की जो कोर्ट्स हैं, वहाँ के जितने भी केसेस हैं उसको बड़े अहम तरीके से जानते होंगे। तो लाहौर हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह की ताहियात नाअहली के हवाले से एक दरखास्त दायर हुई है। तो ये दरखास्त उनके लिए कितनी खतरनाक है और राना सनाउल्लाह के लिए इस वक्त जो है वो कितने मुकदमात जो है वो दर्ज हैं उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में? राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक दरखास्त फाइल हुई है और उसके ऊपर आज समाअत हुई, और वो सिर्फ समाअत हुई ऑब्जेक्शन की हद तक। आज हम्म। मैंने कल जब ये दरखास्त फाइल हुई थी उसकी डिटेल्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताई थी, लेकिन आज मैंने इसलिए नहीं बताई कि आज मेरिट के ऊपर उसको नहीं सुना जाना था। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो अटेस्टेड कॉपीज नहीं थी। तो हाई कोर्ट का एक तरीकाकार है कि वो उस पर जो ब्रांच है वो ऑब्जेक्शन लगा के अदालत में भेज देती है। फिर आपने अदालत को सेटिस्फाई करना होता है कि जो ऑब्जेक्शन लगा है या तो अदालत उसको रिमूव कर देगी या अदालत कहेगी कि नहीं आप जाएं और पहले ये डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। ऑब्जेक्शन केस लगा। राना सनाउल्लाह के खिलाफ नवदीम सरवर एडवोकेट है लाहौर के, उन्होंने एक दरखास्त फाइल की है और उस दरखास्त में ये कहा गया है कि राना सनाउल्लाह ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, और क्योंकि वो इतना लंबा अरसा वो वजीर कानून रहे हैं और वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और उन्होंने इतना अरसा पाकिस्तान के लोगों पर हुकूमत की है या हुक्मरानी की है, तो उनके जो कागजात नामजदगी हैं उन्होंने वो झूठ की बुनियाद पर वो जमा करवाए हैं और उसमें अपने असासे छुपाए हैं। जो असल असासे हैं वो उसमें तहरीर ही नहीं किए। जो शख्स कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए, कागजात नामजदगी एक तरह का आपका आप एफिडेविट जमा करवाते हैं। जब आप एफिडेविट जमा करवा रहे हैं और आप उसमें बताते हैं कि मैं ये हूँ, मेरे ये असासे हैं, मेरे ये फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे पास किसी दूसरे मुल्क की भी शहरियत है नहीं है, और क्या कोई मेरे पास जॉब है नहीं है, ये सारी डिटेल्स लिखना होती हैं। हम देखते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में अक्सर एक बात आती थी। मरीम नवाज आज भी जब भी उनको तकरीर आई होती है और वो एक बात करती हैं और वो हमेशा गलती करती हैं, या तो उनको कुछ समझाने की कोशिश नहीं करता या वो समझना नहीं चाहती। कि वो कहती हैं कि उनके खिलाफ केस पनामा पेपर्स का था और उनको निकाला गैर मुल्की अकामा पर गया है। अब ये जो गैर मुल्की अकामा है, मैं समझता हूँ अगर पनामा पर उनको जो निकाला गया है वो डेफिनेटली पनामा भी उसमें एक जो पनामा की भी उसके अंदर एक वजह है, और दूसरी तरफ उसमें जो केस है गैर मुल्की अकामा का वो भी वजह है। दोनों ग्राउंड्स के ऊपर उनको निकाला गया है। लेकिन जब मरीम नवाज ये कहती हैं कि गैर मुल्की अकामा पर निकाला गया है, तो उनसे कोई पूछे कि आपका वालिद जो वजीर आजम था और इस मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव ऑफ फेडरेशन था, अगर वो किसी दूसरे मुल्क की कंपनी का मुलाजिम था तो क्या वो इस काबिल था कि वो मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव ऑफ फेडरेशन रहता? क्या वो हर तरह के प्रेशर से और हर अब जॉब का क्या तस्वर है? हम कहते हैं कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो कोई जॉब ना हो उसके पास, इसलिए ना हो कि वो प्रेशर में ना हो और वो खुलकर और आजादाना तरीके से वो मामलात को देखे और वो उन चीज़ों को देखे कि कैसे उन्होंने लॉ मेकिंग करनी है, कैसे उन्होंने कवानीन को देखना है। अब राना सनाउल्लाह के खिलाफ जब दरखास्त दी गई तो पहले गैर मुल्की अकामा पर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है, और फिर जहांगीर तरीन और जो नवाज शरीफ है उनके खिलाफ भी, कि उन्होंने उनकी जायदादें थी, बैरून मुल्क जायदादें थी, पाकिस्तान में जायदादें थी, जब कागजात नामजदगी जमा करवाते थे तो उसमें वो उसका जिक्र नहीं करते थे और यही उनके खिलाफ केसेस थे। अब जब राना सनाउल्लाह की बारी आई तो ये कहा गया कि उनके खिलाफ कागजात जो नामजदगी उन्होंने जमा करवाए थे वही एक बड़ा सबूत है उनकी नाअहली का। अब दो डॉक्यूमेंट्स को उसमें देखा गया है और दो डॉक्यूमेंट्स को कंपैरिजन किया गया है। एक डॉक्यूमेंट है जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ एएनएफ अदालत में जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने केस फाइल किया था, जिसमें यह कहा गया था कि राना सनाउल्लाह 15 किलो हेरोइन स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए हैं, जिसकी हम्म। बुनियाद पर राना सनाउल्लाह के लंबा अरसा जेल भी गुजार कर आए हैं। और जब वो जेल में थे उस वक्त की जस्टिस से वो भीख भी मांगा करते थे रहम की, और अब आकर वो आके दिखाने लग गए हैं और वो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें क्या होती थी। खैर, अब राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ नया जो एएनएफ है हमेशा असासे वो मुंजमद होते हैं जो आपकी मलकियत हो। देखें, अब मेरे पास गाड़ी है, मेरी गाड़ी आप अगर किसी केस में आपके कोई असासे मुंजमद होने हैं और आपके भी अल्लाह करे को अकाउंट से निकल आए और आप भी माला माल हो जाएं, और आपके उन अकाउंट्स में या आपकी गाड़ियां होंगी या जो आपके नाम पर प्रॉपर्टीज है वो होंगी। अब हम्म। आपके केस में मेरी
गाड़ी नहीं मुंजमद करेंगे। हमेशा वो प्रॉपर्टी या एसेट मुंजमद होता है जो उस बंदे का टाइटल हो, जो उसकी ओनरशिप हो। तो वो कहते हैं, मिसाल में आपको, क्योंकि उनके जो असासे हैं उनके कोई तखमीना मैं तो नहीं लगा सकता कि वो कितने के हैं। मैं मिसाल के तौर पर यह समझाना चाहूंगा कि राना सनाउल्लाह के जो असासे मुंजमद हुए हैं वो हैं 100 रुपए के, और जो उन्होंने अपने असासे शो किए हैं कागजात नामजदगी में वो हैं 10 रुपए के। तो पिटिशनर ने अदालत से ये गुजारिश की है कि जब उसके असासे मुंजमद हुए हैं और जिनको जो फ्रीज हुए थे और उनको दोबारा खुलवाने के लिए उन्होंने अदालतों में दरखास्तें दी हुई हैं, इसका मतलब ये है कि वो असासे उनके हैं। जब वो असासे उनके हैं, पैसे वो किस कैसे आए हैं, क्या वो मंशियात फरोशी के धंधे से आए हैं, जो भी है उनके असासे तो है। उनके जो असासे हैं वो उन्होंने फिर अपने कागजात नामजदगी में क्यों नहीं मेंशन किए? जो जो उनका एफिडेविट था जो वो जमा करवा रहे थे इलेक्शन कमीशन में, तो उसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन आ गई। जो उनके असासे मुंजमद हुए हैं, और ये अभी सारे नहीं असासे मुंजमद हुए, अभी तो वो भी हैं जो बेनामी अकाउंट्स हैं, बेनामी जायदादें हैं। फ्रंट मैन का जो कंसेप्ट है, जो पापड़ वाले का कंसेप्ट है, वो ये भी तो उन्हीं का ही बंदा है, और ये एक ही तरह के लोग हैं, और ये एक ही इनका जो वकूए का जो इनका तरीक़ाकार था, तरीके वारदात, वो इन सबकी एक थी। वो अब इनके वो प्रॉपर्टीज तो अभी तक मुंजमद ही नहीं हुई, अभी तो वो हुई हैं जो इनके नाम पर थी। तो अदालत को ये कहा गया है कि जनाब देखें, जब इतना बड़ा कंट्रडिक्शन आ गया है तो उसके बाद बताएं क्या ये बंदा सादिक और अमीन रहता है? क्या 62(1)(f) के तहत ये डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए जैसे नवाज शरीफ हुए या बाकी लोग हुए हैं? तो ये बड़ा एक अहम सवाल उठाया गया है इस पिटीशन में। और अगर ये पिटीशन इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर हो जाती है, और मैं समझता हूं कि बड़ी इसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो बड़ी वैलिड है, और अगर इन वैलिड ग्राउंड्स की बुनियाद पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए और एएनएफ अदालत से रिकॉर्ड तलब कर लिया जाए कि इसके असासे कितने मुंजमद हुए हैं और इसने अपने जो वहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाए वहां कितने लिखे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और राना सनाउल्लाह, क्योंकि अदालत डिक्लेयर कर देगी कि इसने झूठ बोला है। जब अदालत डिक्लेयर कर देती है किसी शख्स के बारे में कि ये झूठा है, तो इससे मुराद ये है कि अदालत डिक्लेरेशन दे रही है कि वो सादिक और अमीन नहीं रहा। जब वो सादिक और अमीन नहीं रहा तो फिर उसकी जो नहली है वो ताहयात नहली होगी अंडर आर्टिकल 62(1)(f), और उसकी बुनियाद पर भी पहले भी आज तक सुप्रीम कोर्ट का वो जो फैसला वो फाइनलिटी अटेन कर चुका है, रिव्यू खारिज हो चुके हैं। तो उसकी बुनियाद पर फिर राना सनाउल्लाह की छुट्टी हो जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम केस है। अब देखते हैं कि क्या ये टेक्निकलिटीज की ग्राउंड पर ही ये आगे पीछे हो जाएगा, या हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं वो उनको देखेंगी और मेरिट के ऊपर इस मामले को सुनेंगी। आपकी गुफ्तगू से सर यही लगता है कि राना सनाउल्लाह की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उसमें इजाफा ही होगा।